स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज बड़े दिनों बाद आपके बीच फिर से क्लास लेके आया हूं मेंसुरेशन के लिए। मैं जानता हूं जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़े थे रेगुलर, उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा क्योंकि ये जो मेरी क्लास है बहुत लंबे समय बाद यूट्यूब पर होने जा रही है। दोस्तों, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि हमारे घर में एक ऐसी घटना हो गई जिसको लेकर हम लोग बहुत दुखी थे, मन शांत नहीं था और हम लोग कुछ काम में मन नहीं लग पा रहा था। कुछ ही दिन पहले नवरात्रि में एक दुर्घटना के दौरान मेरी छोटी सी प्यारी सी भांजी की डेथ हो गई, जिसके चलते हम लोग बहुत ही दुखी हुए और परेशान थे, आज भी हैं। लेकिन क्या करें, इसी का नाम ज़िंदगी है और ज़िंदगी का नाम निरंतर चलते रहना है। तो उसी क्रम में मैंने सोचा बहुत समय हो गया है, अब मुझे अपने काम पर वापस से फ़ोकस करना चाहिए और जितना हो सके आप बच्चों की मदद करने के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, वो मैं अपना काम करूँ। तो ऐसी घटना हो गई थी जिससे मेरी प्यारी सी भांजी की डेथ हो गई। तो उसी के चलते ये इतना लंबा गैप हो गया। चलिए, तो आज से फिर से हम इसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति। अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें हर शिफ्ट में इस चैप्टर से जरूर 2 से 3 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्र मिति। यह हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, इसमें 2D यानी द्विआयामी और 3D यानी कि 3 आयामी दो प्रकार की आकृतियां होती हैं जिनके आधार पर हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे साथ 2D यानी कि द्विआयामी जो आयत होते हैं, वर्ग होते हैं, वृत्त होते हैं, त्रिभुज होते हैं, इनके फॉर्मूले पर आपने काम कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आगे जो आप 3D में बहुत सारे सूत्र याद करते हैं, आपको वो याद नहीं करने पड़ेंगे, आप खुद से ही सारे सूत्र बना लेंगे। तो चलिए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का जो हमारा चैप्टर है वह मेंसुरेशन है, जिसे हिंदी में क्षेत्र मिति बोलते हैं। इससे पहले हमें बिल्कुल आसान भाषा में समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है और इसे पढ़ने की जरूरत क्या है। आकृतियां दोस्तों दो प्रकार की होती हैं जिन्हें हम 2D और 3D बोलते हैं। जैसे ये है, मैं शुरुआत करूंगा चतुर्भुज से। चतुर्भुज ही अपने आप में ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये चतुर्भुज है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, उसे चतुर्भुज कहते हैं। और जिनकी समांतर भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, वह कहलाता है आयत। आपको परिभाषा से कुछ नहीं लेना है, आपको तो इस पर आधारित जो क्वेश्चन बने वो बनाने आने चाहिए। तो ये जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है, ये चौड़ी है इसलिए इसको चौड़ाई बोलते हैं, ये लंबाई है, इसके बराबर ये वाली भुजा होती है और इस वाली के बराबर ये वाली भुजा होती है। तो होता क्या है कि ये है हमारा आयत, इसको बोलते हैं आयत। अब आयत, अब जब आप 2D पढ़ते हैं तो आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं, वो होता है इनका परिमाप और इनका क्षेत्रफल। अब बात यह है कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल किसे बोलते हैं। तो देखिए, परिमाप शब्द को पकड़िए आप, परिमाप क्या होता है भाई। परिमाप, परि का मतलब होता है चारों तरफ, परि का मतलब होता है चारों तरफ, और माप का मतलब होता है मापन। चारों तरफ का मापन ही कहलाता है परिमाप। यानी कि ये चारों तरफ की जो आप ये बाउंड्री देख रहे हैं इसको बोलते हैं परिमाप। जैसे मान के चलो, इसकी लंबाई मैंने आपको बता दी कि ये 20 मीटर है और मैं बोल रहा हूं इसकी लंबाई है 10 मीटर। अब आपसे कहा जाए कि परिमाप निकालिए, कभी भी परिमाप का आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पहले आप उसको समझिए परिमाप क्या होता है। चारों तरफ की माप। अब अगर ये 20 मीटर है तो इसके सामने वाली भुजा भी कितनी होगी, 20, और ये 10 है तो ये भी कितनी होगी, 10। तो हमें इनको चारों तरफ की भुजाओं को जोड़ देना ही कहलाता है परिमाप। यानी कि 20 और 10 30, 20 और 10 30, तो 30 और 30 कितना हो गया, 60। यानी कि हमारा परिमाप होने वाला है 60 मीटर। चारों तरफ कोई भी आकृति हो,
कोई भी आकृति हो, अगर आपको उसका परिमाप निकालना है तो आप सारी भुजाओं को, जो चारों तरफ की भुजाएं हैं, उनको आपस में जोड़ दें, उसे ही बोलते हैं परिमाप। अब देखिए हमने कैसे किया, कैसे है, हमने लिखा 20 धन 10, फिर लिखा हमने 20 धन 10, तो हमने इसे कितने बार लिखा है, 2 बार लिखा है ना। यानी कि अगर हम चाहें तो इसे एक बार भी जोड़ सकते थे, हमेशा भी तो बोल सकते हैं 20 धन 10 कितनी बार, 2 बार। 20 धन 10 कितना हुआ, 30, कितने बार जोड़ना था, 20 को भी 2 बार जोड़ना है, 10 को भी 2 बार जोड़ना है, तो 20 और 10 कितना हुआ, 30, और 30 दूनी 60। तो हम 4 बार ना जोड़ के 2 बार भी जोड़कर वो बता सकते थे। इसीलिए किसी समझदार व्यक्ति ने इसका फॉर्मूला बना दिया, सूत्र बना दिया। कैसे बनाया होगा, उसने कहा होगा कि भाई आप परेशान मत हो, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को आप जोड़ लो। तो अभी हम जोड़ रहे हैं 4 बार टोटल, यानी कि लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई धन चौड़ाई हमने कितने बार लिखा, 2 बार, इसलिए लंबाई धन चौड़ाई कितने बार, 2 बार। ये इसका सूत्र होता है, ये इसका फार्मूला होता है। अगर आपको याद नहीं होता तो छोड़ो इसको, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है चारों तरफ की भुजाओं का योग, यानी जोड़ना होता है बस। हमने इसे 2 बार लिखा, एक बार ये, एक बार ये, तो आप 2 बार ना लिख के एक बार जोड़ दो, और 2 बार आप जोड़ रहे थे इसलिए 2 से गुणा करा दो। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है परिमाप। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्या कहलाता है क्षेत्रफल। जैसे मान के चलो आपने अपने कमरे में कोई फर्श बिछाया, तो फर्श ने जितनी भी जगह को कवर किया है वो जगह कहलाती है क्षेत्रफल। बात समझे, जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है दीवार में, अब दीवार की जितनी जगह को इसने कवर किया है वो कहलाता है क्षेत्रफल। अब मान के चलो आपने हाथ गीले किए और दीवार पे ऐसे मार दिया, तो ये पंजा जो है दीवार पर वो आ जाता है ना, तो जितनी दीवार आपके पंजे से गीली हुई है वो उसका क्षेत्रफल है। यानी कोई भी वस्तु कितनी जगह को कवर करती है वो कहलाता है क्षेत्रफल। आपके घर में टाइल्स लगे होंगे, टाइल्स कहाँ लगते हैं बताइए, कहाँ लगते हैं टाइल्स, टाइल्स क्षेत्रफल पर लगते हैं। यानी कि घर में कमरे की जितनी जगह होगी वहीं तो टाइल्स लगाएंगे ना आप। और ये जो बाजू से आप डिजाइन लगाते हैं, बाजू से डिजाइन लगाते हैं, स्कॉटिंग लगाते हैं, ये कहाँ लगती है, ये लगती है कमरे के चारों तरफ। यानी कि जैसे हमारे पास कोई खेत होता, प्लाट होता, तो हम जो चारों तरफ बाउंड्री लगाते हैं ना, वो कहलाता है परिमाप। अब प्लाट में बीच में आप बजरी लगा रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, या कुछ भी लगा रहे हैं, तो वो कहाँ लगाएंगे, आप वो लगाएंगे क्षेत्रफल पर, क्योंकि वो आप पूरी जगह को कवर करने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, तो आप याद रखना, आपको इन दोनों भुजाओं का कराना है गुणा। यानी कि अभी हम लंबाई धन चौड़ाई जोड़ रहे थे ना, लेकिन अब जोड़ना नहीं है, अब करना है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल। जैसे लंबाई कितनी है, 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर, तो गुणा करा दीजिए, 20 धाम कितना होता है, 200। अब मीटर, मीटर 2 बार आया है इसलिए इसको बोलेंगे मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, इसलिए क्षेत्रफल को वर्ग मीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। फुट है, जैसा ही हम कोई प्लाट खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं ना कितने वर्ग फुट है, 1000 वर्ग फुट, क्यों, क्योंकि अपन बोलते हैं कि भाई 25 फुट ऐसे में है, 50 फुट ऐसा गया है, ऐसे ना, तो वो जो आप वर्ग फुट बोलते हैं वही तो क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल। ठीक, अगर आपको ये फॉर्मूले मालूम है तो इन्हीं पर आधारित मैं आपको 3D के फॉर्मूले याद करा दूंगा। चलिए, और आपसे पूछ सकता है इसके विकर्ण की लंबाई, ये होती है विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण कहलाता है। तो कभी कभी विकर्ण की लंबाई पूछ लेते हैं, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, और जहां 90 डिग्री बनता है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये उसका कर्ण है, कर्ण है, यानी कि समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है, जिसे चतुर्भुज के अंदर इसको विकर्ण बोलने लगते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं विकर्ण, विकर्ण को कैसे निकालते हैं, आपको करना है
मतलब कि लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। आप चाहें तो इसे एल और बी भी लिख सकते हैं और इसे लिखना है अंडर रूट में। ठीक है ना। तो ये होती है आयत की कंडीशन। आप आयत का फॉर्मूला याद कर लें, इसके बाद वर्ग का याद कर लें और वृत्त का। तो फिर मैं आपको आगे 3D के फॉर्मूले याद करा देता हूं अभी के अभी। चलिए, वो था आयत और ये है हमारा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं उसको? वर्ग। वर्ग की कंडीशन ये है कि इसकी चारों भुजाएं होती हैं बराबर। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे मान के चलो इसकी एक भुजा ए है, ए मान ली मैंने, लो। फिर अभी अपन कोई वैल्यू दे देंगे इसको और आपसे कहा जाए कि भाई परिमाप बताइए, तो मैंने आपको परिमाप सिखा दिया। किसी भी आकृति का हो, चारों भुजाओं, जितनी भी भुजाएं हैं बाहर की बाउंड्री की, सबको जोड़ दो तो ए ए ए ए कितने ए हो गए? आप कहेंगे 4 ए। यही तो है परिमाप का फॉर्मूला। किसका? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 ए या फिर 4 गुणित भुजा। ठीक है ना। जैसे मान के चलो यहाँ पे भुजा दी होती है अपन को, ये भुजा होती भाई, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। कोई बोले इसका परिमाप, तो 10 10 10 10 कितना हुआ? 40। या फिर 10 को 4 बार जोड़ लो या 10 का 4 में गुणा करा दो, बात तो सेम ही है। इसलिए 4 धाम 40 इसका परिमाप हो गया। ठीक। अब अगर आपसे कोई पूछे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए मैंने आपको बताया है कि इन दोनों भुजाओं का, इसका और इसका, आपस में कराना है गुणा। तो चाहे ये भुजा ले लो या ये भुजा ले लो, सारी भुजाएं समान है। इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा गुणित भुजा। भुजा गुणित भुजा इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर भुजा जैसे ए है तो ए गुणा ए, यानी कि ए वर्ग। इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है ए वर्ग। बात आई समझ में? परिमाप होता है 4 ए 4 ए। जैसे इसकी हर एक भुजा 10 है तो इसका क्षेत्रफल अगर आप निकाल ले जाएंगे तो भुजा गुणित भुजा यानी 10 धाम 100, 100 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर जो भी है इसका क्षेत्रफल होगा। अब इसका विकर्ण क्या होगा? अब आपको इसका विकर्ण और याद करना है। आयत का विकर्ण क्या था? अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, बस इतना करना है आपको। और इसमें क्या करना है? √2a इसका विकर्ण है। मतलब जैसे मान के चलो मैंने पूछा वर्ग का विकर्ण कितना है, तो आपको बोलना है 10 √2, यानी कि √2a बोलो या a √2 ऐसे बोल सकते हो, a √2 ऐसे बोल सकते हो। a की वैल्यू जो भी हो इसके साथ में लगा दो। जैसे वर्ग की हर एक भुजा कितनी है? 10। तो आपसे कोई पूछे विकर्ण कितना है, तो आपको बोलना है 10 √2। वर्ग का विकर्ण निकालना मतलब समझ जाओ कि बच्चों का खेल है, बहुत आसान काम है। कई बार आपको विकर्ण बताएगा कि किसी वर्ग का विकर्ण 10 √2 है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो √2 कट गए, यानी कि भुजा हो गई 10। अब क्षेत्रफल पूछे तो 10 का वर्ग 100, परिमाप पूछे तो 10 चौके 40। बात आई समझ में? तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र है √2a या a √2। संख्या हमेशा पहले बोलते हैं इसलिए 10 √2। ठीक है ना। ओके, चलिए आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि अपन बुंदेलखंड से हैं, अपने यहाँ बोलते हैं ओ, किसी को बुलाते हैं भैया ए, भाई ए, बिन्ना ए, ऐसे √2a इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्ग। मैं आपको ये सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको याद कराना है 3D के फॉर्मूले। तो आपको आयत का यानी कि 2D की जो कुछ शेप यानी आकृतियां होती हैं उनके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आयत का क्षेत्रफल पूछूंगा मैं अभी आपसे, तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? वैसे तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, लंबाई धन चौड़ाई, लेकिन कितने बार लंबाई धन चौड़ाई? 2 बार। तो 2 बार ना लिख के ऐसे 2 से गुणा करा दिया, लंबाई धन चौड़ाई 2, ये परिमाप का फॉर्मूला है। बस आपको ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए।
दूसरा है परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणित भुजा, जैसे उसका था लंबाई गुणित चौड़ाई, इसमें चौड़ाई नहीं होती, इसको भुजा बोलते हैं, इसलिए भुजा गुणित भुजा। अब हमें करना है, ये पहले आ गया, अब हमें देखना है वृत्त। अगर आपने आयत, वर्ग और वृत्त इनके आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो आपको वहां पे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला सारे फॉर्मूले खुद से ही आ जाएंगे। जी हाँ, खुद से। कोई भी फॉर्मूला मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि जाओ याद करके आओ, आप वहीं बनाना सीखेंगे, बस आपको 1 से 2 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए ये क्या है, अब आप कहेंगे गोला, ये गोला नहीं है, ये है वृत्त। गोले का मतलब होता है जैसे गेंद, अगर मेंसुरेशन में आप गोला बोलोगे तो उसका मतलब होगा गेंद। ये क्या है, ये वृत्त है, ये एक आकृति है जो गोल है, जो गोल है उसको बोलते हैं वृत्त। मान के चलो ये क्या है, वृत्त का केंद्र, यहां वृत्त का केंद्र होता है, जहां पे रख के आप प्रकार से इस सर्किल को आप बनाते हैं। तो प्रकार से रख के जब आप इसे बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई केंद्र होता है। अब केंद्र से परिधि, अभी जो आप परिमाप बोल रहे थे ना, परिमाप बोल रहे थे ना, अब यहाँ परिमाप ना बोल के इससे बोलते हैं परिधि। चारों तरफ की लंबाई को परिमाप बोलते हैं, लेकिन वृत्त के केस में उसी परिमाप का नाम पड़ गया परिधि, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी रेडियस, यानी कि इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और अगर आप इस लाइन को पूरा करते हैं तो ये 2 त्रिज्या हो गई, 2 त्रिज्या हो गई ना, क्योंकि यहां से यहां तक की त्रिज्या तो यहां से यहां तक की भी त्रिज्या, और 2 त्रिज्या, यानी कि ये अगर पूरी लाइन केंद्र से होकर यहां तक जाती है तो उसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं व्यास, डायमीटर। व्यास होता है हमेशा 2r, ठीक है ना। यानी कि कभी भी आपको जैसे व्यास दिया है, जैसे मैंने बोला इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो व्यास का कोई काम नहीं होता, आपको चाहिए होती हमेशा त्रिज्या, तो त्रिज्या होगी 14 है जैसे व्यास, तो त्रिज्या होगी 7। व्यास का आधा, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है हमेशा व्यास का आधा, यानी बटे 2। ठीक, ठीक है ना। चलिए, तो ये होती है त्रिज्या। अब अगर आपसे कोई इसका परिमाप पूछे तो परिमाप लिख के नहीं देगा, वो बोलेगा इसको परिधि। और परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr, ये आपको याद करना है। नहीं किसी से दुश्मनी, नहीं किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। 2 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। फालतू की चीजें वैसे भी हमें याद हो ही जाती हैं, तो उसी के साथ ये काम की चीज आप याद कर लो। नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से, क्या था, हाँ यही तो था, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। ठीक, चलिए, और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, इसका क्षेत्रफल होता है πr²। क्षेत्रफल आता है गुणा कराने से, तो आर का आर में जैसे गुणा हुआ होगा तो देखो आर वर्ग। क्षेत्रफल हम वर्ग मीटर में भी बोल रहे थे, जैसे कोई बच्चे होते हैं कि हम भूल गए सर 2πr था कि πr² था, तो क्षेत्रफल में गुणा होता ही है। और क्षेत्रफल वैसे भी हम वर्ग सेंटीमीटर, उसमें तो वैसे ही 2 की पावर होती है, तो πr², ऐसे याद रखना हमें, क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है ना। चलिए, वृत्त की परिधि होती है 2πr। एक बार रिकॉल करेंगे साथ में, आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई, कितने बार, 2 बार, ये परिमाप हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणा कराने से ही क्षेत्रफल आता है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये होता है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको बोलते हैं वर्ग। वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप तो चारों भुजाओं को जोड़ने से आता है, ए ए ए ए, तो कितने ए हो गए, 4 ए, इसलिए परिमाप होता है 4a। ए मतलब भुजा। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, जैसे वैसे यहाँ चौड़ाई नहीं होती है, यहाँ बोलते हैं इसको भुजा, इसलिए बोलेंगे भुजा गुणे भुजा। ठीक, और इसके बाद जो हमने अगली आकृति देखी वो क्या थी, वृत्त। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, परिधि मतलब परिमाप।
और यहाँ पे पाई का मान जो होता है, पाई का मतलब होता है 22/7। ठीक, ये आपको मालूम ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए तो इतना आपको याद होना चाहिए और मैं मान के चल रहा हूँ इतना आपको आता था, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 3D मेंसुरेशन में, जहां हम आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ जैसे फॉर्मूले याद करेंगे। याद नहीं करेंगे, बनाएंगे कि बनते कैसे हैं, आप खुद से ही बना लोगे। बस आपको एक ही चीज आपको आनी चाहिए। चलिए देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? ये एक घनाभ है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घनाभ। ठीक, अब घनाभ क्या होता है? देखिए, हमने आयत देखा, हमने वर्ग देखा और वृत्त देखा। इन तीन पर आधारित मैं आपको 3D से जो रिलेट है वो आपको सिखाता हूं, और उतने में इस वीडियो से आपका काम हो जाएगा, पेपर में जो भी आ रहा है। इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रिज्म और पिरामिड की। ठीक, अभी इतना ही समझते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है घनाभ, घनाभ होता क्या है कि घनाभ आयत पर बना हुआ एक कमरा है। यानी जैसे हमने आयत पढ़ा था ना, आयत के ऊपर अगर दीवार उठा ली जाए, यानी आयताकार आपने प्लाट लिया लंबाई चौड़ाई वाला, और उस पर आपने दीवार खड़े करके ऊपर से छत डाल दिया, नीचे टाइल्स वगैरह लगवा लिए, तो आपने एक कमरा तैयार किया है जो आयताकार है, जिसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। तो आयताकार कमरे को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? घनाभ। जैसे मान के चलो आप देख पा रहे होंगे, ये एक आप डिब्बा देख रहे हैं ना, ये एक घनाभ है। कैसे हुआ घनाभ? ये देखिए, आप इसको सिर्फ इतना देखिए, तो ये जो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल आयत जैसा दिख रहा है ना, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये आयत है ना। इसी आयत पर ये देखो, ये दीवार खड़ी करके इसी में ये ऊंचाई आ गई। क्या आ गई है? ऊंचाई। तो आयत में जैसे ही ऊंचाई दे दी जाए, तो ये सारी आकृति कहाँ पहुंच जाती है? 2D में आप जो भी आकृति पढ़ते हैं उसमें अगर आपने ऊंचाई को जोड़ लिया, ऊंचाई को शामिल कर लिया, तो वो सारी आकृतियां आ जाती हैं 3D में। इसलिए मेंसुरेशन हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, 2D और 3D। तो इस टाइप का शेप बन जाता है उसी आयत से, तो इसी को बोलते हैं घनाभ। ठीक, अब चूंकि ये डिब्बा बन गया है, इसके अंदर हम कोई भी वस्तु रख सकते हैं। अगर ये चारों तरफ से पैक होती तो इसमें पानी भर सकते हैं। तो पानी भरने की क्षमता को ही बोलते हैं आयतन। पानी भरने की क्षमता को क्या बोलते हैं? आयतन। तो इसमें वो आपसे आयतन पूछेगा, वक्र पृष्ठ पूछेगा, सारी चीजें। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि 3D में मेंसुरेशन के जो 3D के क्वेश्चन होंगे वो इस प्रकार होंगे कि आपसे वो पूछेगा आयतन। क्या पूछेगा वो आपसे? आयतन। फिर वो आपसे पूछेगा वक्र पृष्ठ। आपको दो चीजें बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए। अब क्या आयतन होता है तो मैं आपको बता चुका हूं। किसी भी आकृति में, जैसे ये है, ये चौकोर डिब्बा है आयताकार, इसमें पानी कितना भरा जाएगा, या मान के चलो कोई भी चीज, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स, इसको फुल भरना है मुझे, तो इसमें कितने भरे जाएंगे, इसकी क्षमता कितनी है, इसकी धारिता कितनी है, उसको बोलते हैं आयतन। ठीक, क्योंकि इसमें अब ऊंचाई जितनी बढ़ती जा रही है उतनी ज्यादा इसमें वस्तुएं बढ़ती जाएंगी। ठीक, इसके चारों तरफ ये है, इस पे मुझे कोई कागज, जैसे मान के चलो ये गिफ्ट पैक करना है, चारों तरफ मुझे एक रंगीन कागज लगाना है, तो कितना कागज लगेगा, कितना कागज लगेगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। अब एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये चारों तरफ की दीवारें तो आपको कवर करनी ही है, नीचे भी कवर करना है और ऊपर भी। अब जब आप ये ऊपर कवर करेंगे तो कवर किससे करेंगे? इसके क्षेत्रफल से ही तो इसको कवर करेंगे, पूरा ढक्कन ही तो लगाएंगे। तो देखिए क्या करना है, आयतन क्या होता है, तो किसी भी आकृति का आप आयतन निकालें, तरीका एक ही है। तरीका वो क्या है? तरीका है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। यहां सिर्फ बढ़ जाती है ऊंचाई, इसलिए उसका सिर्फ आपको गुणा कराना है। 3D में क्या बढ़ जाती है? ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ जाती है।
तो जो ऊंचाई बढ़ जाती है उसका सिर्फ आपको गुणा कराना है। किस में कराना है? मैंने बता दिया, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। पहले आपको सिर्फ बोलते जाना है। वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल। मैंने बोला ना चारों तरफ। जैसे आपका कोई प्लाट है, आपने ये कमरा बनाया, तो कमरे में आपने दीवारें कहाँ लगाई? बताइए ना, दीवारें कहाँ लगाई? आपने प्लॉट के क्षेत्रफल पे दीवारें बनाई हैं कि परिमाप पे दीवारें बनाई हैं? बनाई तो चारों तरफ है। तो जहां चारों तरफ शब्द इस्तेमाल होने लगे, आप समझ जाना कि उसका संबंध परिमाप से है, बाउंड्री से है। बाउंड्री का मतलब होता है परिमाप। वक्र पृष्ठ होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। क्यों? वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब घुमा हुआ, वक्र मतलब चारों तरफ घुमाया हुआ। तो घुमाए दीवार को घुमाओगे कहाँ? चारों तरफ, बाउंड्री पर। तो वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। ठीक। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो देखिए, उदाहरण से समझिए। जैसे मान के चलो आपसे पूछा जाए आयतन। आयतन मतलब कोई आपने आयताकार टंकी बनाई, इस तरीके से बड़ी टंकी बनाई। अब इसके अंदर कितना पानी आएगा वो कहलाता है आयतन। ये बताना कहलाता है आयतन। तो अब जब इसमें पानी आप डालोगे इसमें, तो पानी फैलेगा कहाँ? पानी किस जगह को गीला करेगा? क्षेत्रफल को कि परिमाप को? तो पूरे कमरे को गीला करेगा, यानी नीचे जितनी भी इसकी तलहटी है, आधार है, तो उसका इसलिए हमें चाहिए क्षेत्रफल। इसलिए आयतन में मैंने लिखा है आधार का क्षेत्रफल। पानी फैलेगा कहाँ? क्षेत्रफल पर। इसलिए आधार का क्षेत्रफल गुणित कराना है ऊंचाई। ऊंचाई भी तो डिपेंड करती है कि पानी कितना आएगा। टंकी 1 फुट की है तो 1 फुट के बराबर पानी आएगा, 2 की है तो 2 के बराबर, इसलिए गुणा कराना है ऊंचाई का। वक्र पृष्ठ मतलब चारों तरफ की दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए। तो दीवारें बनाओगे कहाँ साहब? चारों तरफ ही तो बनाओगे जितना आपका प्लाट है। तो चारों तरफ यानी आधार का परिमाप, आपका प्लाट कितना है, गुणित ऊंचाई। तो ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ, यानी कि चारों तरफ की दीवारों का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्या है? अरे भाई, चारों तरफ की आपने दीवार बना ली, वो है वक्र पृष्ठ। ऊपर से लेंटर करा दो, नीचे आप टाइल्स वगैरह नीचे से बंद करा दो। कोई भी आकृति ऊपर से बंद कर दो, नीचे से बंद कर दो, और चारों तरफ, वो कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो जब आप संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो पहले आपको मालूम होना चाहिए वक्र पृष्ठ। यानी कि वक्र पृष्ठ क्या था? पहले बनाना है चारों तरफ की दीवार। चारों तरफ की दीवार बनती है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। ये हो गया। तो ये तो हुआ हमारा, चारों तरफ की दीवारें तैयार हुई। प्लस प्लस इसमें जोड़ना है। अब जोड़ना क्या है? नीचे का ढक्कन लगा दो और ऊपर का ढक्कन लगा दो, हो गया संपूर्ण पृष्ठ, एक डिब्बा बन के तैयार हो गया। प्लस यहां लिखूंगा मैं ऊपर प्लस नीचे का क्षेत्रफल। कवर किससे करेंगे आप? क्षेत्रफल से। पूरा ढक्कन लगाएंगे कि सिर्फ ढक्कन की बॉर्डर को लगाएंगे? यहाँ पे पूरा ढक्कन लगाएंगे ना, तो ये पूरी जगह क्या कहलाती है? क्षेत्रफल। सिर्फ बाउंड्री क्या कहलाती है? परिमाप। तो ऊपर और नीचे ढक्कन लगाओगे तो पूरा लगाओगे ना, तो पूरा लगाएंगे, इसलिए क्षेत्रफल। ऊपर का क्षेत्रफल प्लस नीचे का क्षेत्रफल। ठीक है, ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए। जब भी कोई आयतन पूछे तो आयतन का तरीका क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। आयतन मतलब पानी भरने की क्षमता। अब पानी भरोगे तो पानी फैलेगा कहाँ? क्षेत्रफल पर। सारी जगह में फैल जाएगा पानी। आप टंकी में पानी भरते, टंकी में पानी रहता कहाँ है? पूरी टंकी में होता है ना, पूरी टंकी की तलहटी गीली होती है ना। तो हाँ, तो वो होता है क्षेत्रफल। इसलिए आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। टंकी की दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? चारों तरफ। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? वो कैसे बताओगे? उसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो चारों तरफ का मतलब ही होता है परिमाप, इसलिए आधार का परिमाप और गुणित ऊंचाई। जितने भी आपको परिमाप याद है उसमें आप गुणित ऊंचाई करा दीजिए, तो उसका वक्र पृष्ठ बन जाएगा। अब जिसको वक्र पृष्ठ मालूम है, नीचे का क्षेत्रफल प्लस ऊपर का क्षेत्रफल उसमें जोड़ दो, बन जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, चलिए
जैसे ये है हमारा घनाभ। घनाभ है आयताकार कमरा, आयत के ऊपर बना हुआ कमरा। अब मैं आपसे पूछता हूं इसका आयतन। ये था हमारा घनाभ। चलिए घनाभ। अब आपसे पूछे कोई आयतन बताइए आप इसका आयतन। तो आयतन क्या होता है? अब आपको इसका सूत्र नहीं मालूम, लेकिन आपको यह मालूम है कि आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो घनाभ क्या है? आयताकार कमरा। तो घनाभ के आधार यानी धरती पे, तलहटी पे, आधार मतलब नीचे, घनाभ के आधार पे कौन सी आकृति बनी है 2D की? आयत। घनाभ जो होता है वो आयत के ऊपर बना हुआ कमरा है। तो घनाभ का आधार क्या है? घनाभ की तलहटी क्या है? नीचे क्या है? एक ऐसे आयताकार जो कमरा, आयताकार टंकी को ही बोलते हैं घनाभ। तो इसका आधार है आयत। तो बताओ, आपको आयत का क्षेत्रफल मालूम है ना? हाँ सर मालूम है, अभी आपने बताया था। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। सर आयत का ही क्यों? अरे भाई आयत का इसलिए क्योंकि घनाभ का जो आधार है ये होता है आयताकार। कैसा होता है? आयताकार। ये चौकोर डिब्बा आपने देखा, ये ही तो घनाभ है, लेकिन इसका आधार, ये इसका बेस कैसा है? आयताकार है ना। इसलिए आपको आधार का क्षेत्रफल, आधार पे क्या बना है? आयत, इसलिए लिखना है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। और इसमें गुणा करा दो आप सिर्फ किसका? ऊंचाई का। ऊंचाई का। लो, अगर आप इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं और इसको हाइट बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं इसको L इंटू बी इंटू एच। ये लो, आपका आयतन आ गया। और आयतन को लिखते हैं घन मीटर में। अगर मीटर है तो घन मीटर, सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर। क्यों? जैसे मान के चलो ये होता आपका 12, ये होता आपका 5 और ये होता आपका 10, और आपसे पूछते हैं आयतन 12 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर होता, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? तो आप लिखते भाई, रुको 1 मिनट, यहां लिख लो आप 12, ये है 12, ये है 5 और ये है 10। और आपसे पूछते लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई यानी कि आयतन बताइए, तो कैसे बताते हैं? आप कहते भाई 12 आधार का क्षेत्रफल, 12 पंचे 60 गुणित ऊंचाई यानी 10। 12 पंचे 60 गुणित 10 कराते आप तो 600। तीनों जगह मीटर है। यहां भी मीटर, यहां भी मीटर और यहां भी मीटर, तो मीटर का 3 बार आप गुणा कराओगे तो क्या होगा? घन मीटर होगा ना। इसलिए आयतन लिखते हैं घन मीटर, क्यूब में, क्यूब मीटर। ठीक। तो आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, किसी भी आकृति का हो। तो इसका ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा। आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके देख सकते हैं, तो आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। आयतन का फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, आपको आयतन का एक ही फॉर्मूला याद करना है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ठीक। चलिए, अब जैसे आपसे पूछे वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, तो देखो आकृति आपको याद रहनी चाहिए। घना, घना मतलब आयताकार कमरा। तो बताइए इसका वो वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा भाई? वक्र पृष्ठ मतलब चारों तरफ, चारों तरफ मतलब परिमाप, आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। आधार पे क्या बन रहा है? आयत। आयत का परिमाप क्या था? आयत का परिमाप था 2 लंबाई धन चौड़ाई, यही था ना, यही था ना। और बस इसमें गुणा करा देना आप ऊंचाई का, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई को अगर आप एल और बी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे 2L धन बी इंटू गुणा एच। लो, ये आपका वक्र पृष्ठ हो गया। आप इस पे वैल्यू रखो, आपका आंसर आएगा। और वैल्यू रखने की जरूरत क्या है? आप तो पढ़ते पढ़ते बता सकते हैं। मुझसे पूछे कोई वक्र पृष्ठ, तो क्या होगा वक्र पृष्ठ? ये नीचे है आयत, आयत का परिमाप 12 और 5 हो गया 17, 12 और 5 हो गया 17, 17 दूनी 34, 34 गुणित 10 340। ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ। देखते देखते बताओगे, पहले आप कॉन्सेप्ट को आराम से समझ जाओ। पहले आप क्लास को पहले तो पूरा देखना। शुरुआत में लगता है कि यार क्या चल रहा है, लेकिन काम का है भाई, 3 से 4 नंबर हमें एग्जाम में मिलने वाले हैं इससे, इसलिए। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता भाई? संपूर्ण पृष्ठ बताना है।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो जिसने वक्र पृष्ठ निकाल लिया वो संपूर्ण भी निकाल लेगा। वक्र पृष्ठ मतलब पहले चारों तरफ की दीवार बना लो, तो चारों तरफ की दीवार का क्षेत्रफल अब हमें मालूम चल गया है 2 L B आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई प्लस नीचे प्लस ऊपर का क्षेत्रफल। तो नीचे क्या बना है भाई, नीचे क्या बना है, नीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, नीचे आयत बना है, आयताकार कमरा ही तो घनाभ होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी। एल बी मतलब L गुणा बी, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई नीचे है, लंबाई गुणित चौड़ाई ऊपर है, यानी कि जो क्षेत्रफल नीचे रहेगा वही तो क्षेत्रफल ऊपर रहेगा। तो लंबाई गुणित चौड़ाई नीचे का प्लस लंबाई गुणित चौड़ाई नीचे का, लंबाई गुणित चौड़ाई ऊपर का। तो 2 बार है इसलिए आप इसे लिख सकते हो एल बी कितने बार, 2 बार। बस आप इस पे वैल्यू अपनी पुट कीजिए और अपना आंसर लीजिए। जैसे अभी इसको आप बिना वैल्यू यहाँ पे रखे, आपको मालूम होना चाहिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, यानी 4 दीवार हो गई प्लस नीचे प्लस ऊपर का क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठ बताना है तो 12 और 5 नहीं, संपूर्ण पृष्ठ बताना है तो 12 और 5 17, 17 दूनी 34 परिमाप हो गया आधार का परिमाप। 12 5 17, 17 दूनी 34, 34 गुणा 10 340, यहाँ पे लिख लो 340। ये तो हो गया भैया दीवालों का क्षेत्रफल चारों तरफ की। हमें तो संपूर्ण चाहिए ना, तो नीचे का क्षेत्रफल ढक दो, ऊपर का क्षेत्रफल। नीचे का क्षेत्रफल 12 पंचे 60 और 60 नीचे का है तो 60 ही ऊपर का होगा, यानी 120 और हो गया हमारा 0 4 2 6 3 और 1 4, 460 क्षेत्रफल है, इसलिए इसको वर्ग मीटर में बोलेंगे। 460 वर्ग मीटर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बात को समझे आप। तो अगर आपको क्षेत्रफल मालूम है, क्या मालूम है, क्षेत्रफल, उसमें गुणा आप ऊंचाई का करा दो तो बन जाता है आयतन। और अगर आपको परिमाप मालूम है उस आकृति का जिस आकृति पर ये 3D आकृति बनी हुई है, जैसे घनाभ किस पर बना है, आयत पर, ठीक। तो आयत के परिमाप में ऊंचाई करा दीजिए गुणा, वक्र पृष्ठ बन जाएगा। मेन तो 2 ये है, संपूर्ण पृष्ठीय बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको वक्र पृष्ठ आता है नीचे प्लस ऊपर का क्षेत्रफल उसमें आप जोड़ दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक। तो क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कराओगे तो बन जाता है आयतन। वक्र पृष्ठ चारों तरफ की दीवार का क्षेत्रफल, चारों तरफ का मतलब ही होता है परिमाप, आधार का परिमाप। अब आधार पे जो भी आकृति है, इसमें आयत है इसलिए आयत का परिमाप गुणित ऊंचाई। अब 2 चीजें आपको आनी चाहिए, तीसरी खुद ब खुद आएगी। जैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे कमरे का बताना है तो भाई पहले दीवार खड़ी करा लो, ऊपर का छत, नीचे से अपने ये टाल्स, तो जितना नीचे का क्षेत्रफल होता है उतना ही ऊपर का क्षेत्रफल होता है। तो वक्र पृष्ठ हो गया आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई, इसमें जोड़ना है नीचे प्लस ऊपर का क्षेत्रफल। आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ऊपर भी लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि L गुणा B, कितने बार, 2 बार, तो 2L भी लिख दो, बस हो गया आपका। बिना वैल्यू रखे आप इसके आंसर बता पाएंगे। एक बार फिर से अपन ट्राई करते हैं। जैसे मान के चलो वो चाहिए आयतन, आयतन मतलब आधार का क्षेत्रफल। तो आधार पे क्या बना है, आयत, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। 12 पंचे 60, 60 का 10 में गुणा कराएंगे आएगा 600 मीटर। मीटर मीटर 3 बार है इसलिए 600 घन मीटर इसका आयतन होगा। वक्र पृष्ठ चाहिए है, आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। 12 और 5 हो गए 17, 17 दूनी 34 परिमाप। 12 5 17, 12 5 17, 17 दूनी कितने हो गए 34, 34 गुणा 10 कराएंगे आएगा 340। संपूर्ण पृष्ठ चाहिए है तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई तो चाहिए, यानी दीवार तो तैयार चाहिए ना। तो दीवार तैयार की जब कितना आया था 340, नीचे प्लस ऊपर का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ में आप नीचे प्लस ऊपर का क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो वो बन जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं अगली आकृति। अगली आकृति हमारी होने वाली है ये, इसको जानते हो, इसको बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं इसको, घन, यानी कि क्यूब, उसको क्यूबाइड बोलते थे।
इसको बोलते हैं घन। चलिए, घन का आयतन क्या होता है? तो घन का नहीं, सभी का आयतन मालूम भाई हमें। तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो चलिए, आयतन वक्र पृष्ठ, और कोई पूछे तो संपूर्ण पृष्ठ हमें बहुत अच्छे से आता है। अब आप ट्राई कीजिए, जब तक मैं बिल्कुल 1 मिनट में पानी पी के आता हूं। ठीक, चलिए ट्राई कीजिए आप। चलिए, तो आयतन जैसा कि हमें मालूम है, आयतन क्या होता है? किसी भी आकृति का आयतन हो, आयतन होता है आधार का परिमाप के क्षेत्रफल। आयतन मतलब पानी भरने की क्षमता। अब आप किसी भी आकृति में पानी भरोगे तो फैलेगा कहाँ? फैलेगा कहाँ? परिमाप पर के क्षेत्रफल पर। तो पानी फैलता है क्षेत्रफल पर, यहां फैलेगा पानी। तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल। और आधार पर कौन सी आकृति बनी है देखो जरा, तो ये है घन। घन क्या होता है? एक वर्ग के ऊपर बना हुआ कमरा। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार पे क्या बन रहा है? वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल आपको मालूम है ना? हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, यानी अगर इसकी हर एक भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल हुआ भुजा गुणित भुजा, ए गुणा ए। और गुणित ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। यहाँ ऊंचाई भी कितनी है? ए। घन उसी को बोलते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हो? बराबर। इसलिए यहाँ तीनों जगह क्या है? ए। आधार का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, ए गुणा ए, गुणित ऊंचाई, तो ऊंचाई भी कितनी है? ए। इसलिए ए गुणा ए कितना हो गया? ए क्यूब। ये इसका फार्मूला बन गया। ठीक। वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई? वक्र पृष्ठ होता है आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। और आधार पे क्या बना है? इसके आधार पे क्या बना है? ऊपर जो बना है वही तो नीचे बना होगा। क्या बना है? वर्ग। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? आपको अच्छे से मालूम है, ए बताया था, तो 4a गुणित ऊंचाई। तो 4a में a का गुणा कराएंगे तो वो बन जाएगा 4a वर्ग। ठीक। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? चारों तरफ की दीवार तो उठा ली साहब, 4a वर्ग हो गया, नीचे प्लस ऊपर का क्षेत्रफल। क्या होता है? नीचे प्लस ऊपर का क्षेत्रफल। तो नीचे का क्षेत्रफल, जैसे कि संपूर्ण अपन को पता है वक्र पृष्ठ हो गया 4a वर्ग, प्लस नीचे का क्षेत्रफल कितना है? नीचे क्या बना भाई? वर्ग। और नीचे वर्ग बना है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a वर्ग। अब a वर्ग नीचे है और a वर्ग ऊपर होगा, क्योंकि a गुणा a भुजा गुणित भुजा, a वर्ग। तो a वर्ग कितने a वर्ग हो गए? कितने a वर्ग हो गए? आप कहेंगे सर 2a वर्ग। तो 4a वर्ग और 2a वर्ग, तो हमारा फार्मूला बन गया 6a वर्ग। ठीक, ये होता है हमारा घन। ठीक है ना? ये होता है घन का आयतन, ये वक्र पृष्ठ, और ये होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ। चलिए देखते हैं इसके बाद अगली आकृति क्या है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बेलन की। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी आकृति का आप आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकालें, तरीका एक ही है। जैसे आप किसी भी आकृति का आयतन निकालेंगे तो आयतन का क्या तरीका बताया था? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब मैं बात करने जा रहा हूं बेलन के बारे में। इसको बेलन बोलते हैं। ये होता है हमारा बेलन। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि इसका आयतन क्या होता है, और आपको पता है नहीं, आपको कोई सूत्र याद नहीं करना है, बस एक बार समझना है। इसका आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार मतलब यहाँ नीचे, नीचे जमीन पे, इस पे कौन सी आकृति बन रही है? ये गोल गोल घुमा के, ये क्या होता है? ये होता है वृत्त। यानी कि आधार पे क्या बन रहा है? वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हमने 2D में सीखा था कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और बस ये होती है ऊंचाई। आप क्षेत्रफल में अगर आप ऊंचाई का गुणा कराते हैं तो वो बन जाता है आयतन, यानी गुणा एच। यही होता है हमारा फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं आपसे पूछूं वक्र पृष्ठ, तो हमने वक्र पृष्ठ सीखा है कि भाई वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र मतलब चारों तरफ, चारों तरफ, और चारों तरफ का मतलब होता है परिमाप। दीवारें कहाँ बनाते हैं? परिमाप पर बनाते हैं। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? यानी चारों तरफ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आधार का परिमाप। परिमाप क्यों? चारों तरफ की जब भी बात होगी हमें निकालना होता है परिमाप। तो आधार पे बना है वृत्त,
और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r और गुणा करा दीजिए h यानी ऊंचाई का। क्षेत्रफल में अगर आप ऊंचाई का गुणा कराएंगे तो बन जाएगा आयतन, और अगर आप परिमाप में गुणा कराएंगे ऊंचाई का तो बन जाएगा वक्र पृष्ठ। बस दो चीजें आपको आनी चाहिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? अगर आपको वक्र पृष्ठ तक आता है तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है आप उसे नीचे से भी पैक कर दो और ऊपर से भी पैक कर दो, यानी बंद कर दो। और बंद किससे करोगे? सिर्फ कॉलर लगाओगे कि पूरा ढक्कन ही लगाओगे? पूरा ढक्कन ही लगाओगे ना, यानी कि क्षेत्रफल से बंद करेंगे। तो पहले आपको चारों तरफ का क्षेत्रफल लिखना है, वो होता है 2 पाई r h प्लस नीचे का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल। तो नीचे क्या है? वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर नीचे, पाई r स्क्वायर ऊपर, यानी कि 2 पाई r स्क्वायर। आप चाहें तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं। 2 पाई r दोनों जगह कॉमन है, आप लिखेंगे 2 पाई r और ब्रैकेट में लिखना है a वाला h, और 2 r थे, एक तो गया और यहाँ पे बचा सिंगल r, यानी कि ये हमारा वक्र संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला बन गया। ठीक है ना? बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझो। इस वीडियो को 2 बार देख लो, कभी नहीं भूलोगे, मेरा आपसे ये वादा है। चलिए, ये होता है शंकु। अब हम बात करने जा रहे हैं शंकु की। तो मैं आपको एक तरीका बता दूं कि आप ऐसी कोई भी आकृति देखें जो इस तरीके से नुकीली हो, ऐसे इस तरीके से नुकीली हो, तो इस तरीके से जो नुकीली टाइप की आकृति हो उसको पिरामिड भी बोलते हैं। अभी आप आगे चल के पढ़ोगे पिरामिड, तो वहां आपको ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। तरीका एक ही रहेगा, चाहे वो आयतन का हो, वक्र पृष्ठ का हो या संपूर्ण पृष्ठ का। तो ये जो नुकीली ऐसे, ये उसके आयतन के आगे आपको जोड़ना होता है हमेशा 1/3, और वक्र पृष्ठ के आगे जोड़ना होता है 1/2। ठीक, चलिए, इसके आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन होता क्या है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार पे इसके बना है, क्या बना है? वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर h। लेकिन अभी मैंने आपको बताया अगर इस तरीके की कोई संरचना है, ये नुकीली ऊपर, ये जैसे पेंसिल की नोक होती ना, उस तरीके की, तो उसके आयतन के आगे हमेशा आपको लिखना है 1/3। लो भाई, इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। और अगर बात करें वक्र पृष्ठ की, तो तरीका तो भाई एक ही है, वन एंड ओनली एक ही तरीका है जो मैंने आपको बताया। आधार का परिमाप यानी कि क्या होता है? 2 पाई r। अब यहाँ पे ये होती है h और ये होती है l, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। यहाँ h नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वक्र पृष्ठ की। और मैंने आपको बताया है वक्र पृष्ठ मतलब चारों तरफ की दीवालों का क्षेत्रफल। अब ये एच तो भाई इसके अंदर है, और हमें तो कपड़ा लगाना है इसके चारों तरफ। तो चारों तरफ में यहाँ पे ये एच काम नहीं आता है, काम आता है तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल। तो पाई आर एच की जगह यहाँ पे आ जाएगा आपका एल। और वक्र पृष्ठ इस तरीके की कोई भी आकृति हो, अगर आप उसका वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं तो उसमें गुणा कराएं 1/2 का। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया पाई आर एल। ठीक, जहां पर आर ये इसकी त्रिज्या होती है। ठीक, अब बात करें संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ कुछ है ही नहीं। संपूर्ण पृष्ठ तो ये है भाई, वक्र पृष्ठ हो गया, चारों तरफ की दीवार बन गई, नीचे और ऊपर का ढक्कन और लगा दो साहब आप इसमें, इसको बंद कर दो, पैक कर दो। तो वक्र पृष्ठ यानी दीवार तो बन गई पाई आर एल धन नीचे प्लस ऊपर का क्षेत्रफल। अब इसमें ऊपर कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर कोई ढक्कन है ही नहीं। ढक्कन लगेगा सिर्फ नीचे, जो बर्थडे वाली वो हैट होती ना, टोपी होती ना, वही तो होता है ये कौन, यानी कि शंकु। तो नीचे का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन है, आप लिख सकते हैं पाई आर कोष्टक में एल धन, यहां पर आर स्क्वायर था मतलब 2 आर थे, एक आर गया बाहर तो अंदर बचा 1 आर। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। ये होता है शंकु। और इसी बेस पर आप बना पाएंगे सारे पिरामिड के क्वेश्चन। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई आयतन हो गया, लेकिन पिरामिड ऐसे होता है, ऐसे इस तरीके से।
तो इस तरीके की कोई भी संरचना हो उसके आयतन के आगे हमेशा जोड़ दो 1/3। और अगर वक्र पृष्ठ है तो उसके वक्र पृष्ठ के आगे यानी कि आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई कराइए और आगे जोड़ दिए आप, आगे जोड़ना है आपको 1/2। ठीक, और यहाँ h नहीं, यहाँ पर आता है l यानी कि तीर या ऊंचाई। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं गोला की। ये होता है गोला, जैसे गेंद होती ना गेंद, ये वृत्त नहीं है, ये है गोला गेंद। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोला बना कैसे, आपको याद रखना है गोला मतलब चार शंकु। गोला मतलब चार शंकु। आप कोई भी ऐसा गोल फल, उसको जब आप काटेंगे उसके ऐसे और इस तरीके से चार टुकड़े करना आप, तो चार शंकु निकल के उसमें से आएंगे। तो गोला मतलब होता है चार शंकु। और यहाँ पर ना हाइट नहीं होती, यहाँ पर h नहीं होता, यहाँ पर h बराबर होता है r, मतलब जो इसकी हाइट है वो इसकी त्रिज्या ही होती है। तो इतना बस याद रखना है कि h बराबर होता है यहाँ पे r। तो आयतन की बात कर रहा हूं, तो आयतन इसके लिए बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। आयतन मतलब होता है चार शंकु। तो एक शंकु का आयतन क्या था, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और मैंने बताया कि यहाँ h का मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है r। तो r स्क्वायर में आप r का गुणा कराएंगे तो बना इसमें 1/3 पाई r क्यूब। और ये तो हुआ एक शंकु का, और इसमें कितने शंकु हैं, गोला। गोला का मतलब आपको लिखना है गोला बराबर चार शंकु, बस बात खत्म। तो इसका मतलब है 1/3 पाई r क्यूब। यहाँ h होता नहीं, h का मतलब होता है r, तो r का r में गुणा हो गया तो r क्यूब हो गया। ये तो हो गया अपना एक शंकु, और ऐसे कितने शंकु हैं, चार। तो 4 एकम 4, 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया इसका आयतन। इसका वक्र पृष्ठ होता नहीं, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। क्या होता है, तो भाई वही है चार, ये तो चार शंकु हैं, गोला तो कुछ होता ही नहीं। तो चार शंकु, एक शंकु का आयतन क्या था, सॉरी एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्या था, पाई आर एल। और यहाँ पे एल है नहीं, एल का काम करता है यहाँ पे आर, इसलिए पाई आर वर्ग हुआ कि नहीं, आर और आर का गुणा होगा, क्योंकि एल बराबर भी क्या है यहाँ पे आर। एल और एच होते ही नहीं, उसका काम करता है यहाँ पे आर यानी कि त्रिज्या। तो पाई आर वर्ग, और ऐसे कितने शंकु हैं, ये तो एक शंकु का हुआ, क्योंकि चार शंकु बराबर गोला, तो ऐसे चार। तो फार्मूला बन गया 4 पाई आर वर्ग। चाहे वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ नहीं होता, जब भी होता है संपूर्ण पृष्ठ ही पूछता है, और होता ही है ये। ठीक, तो ये हो गया हमारा गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। जब भी गोला पूछे आपको बोलना है गोला मतलब चार शंकु, और यहाँ हाइट और एल यानी त्रिज्या ऊंचाई का काम कौन करता है, त्रिज्या ही। बस सारे सबके आगे आपको सिर्फ चार जोड़ना है। अब बचा आपका सिर्फ अभी अर्धगोला। यह है अपना अर्धगोला। तो भैया जिसको गोला मालूम है उसको अर्धगोला मालूम है। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, तो हमने अभी तो सीखा है। हमें शंकु मालूम है तो हमें गोला मालूम है, हमें शंकु मालूम है तो हमें गोला मालूम है। शंकु का आयतन होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वहां आर के बदले हमने एच लिखा था, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब है 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो गोला का है, ये अर्धगोला है तो इसको आधा कर दो, यानी 1/2 से गुणा करा दो, 2 एकम आधा मतलब 1/2, 2 एकम 2 दूनी 4। तो लो भाई 2/3 पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल, ऊपर का छोड़ के। इस बार इसमें ऊपर ढक्कन लगेगा साहब, क्योंकि हमने उसको बीच से किया है आधा, कटोरी बन गई। तो गोले का आयतन, गोले का वक्र पृष्ठ क्या लिखा था हमने, हमने लिखा था 4 पाई आर वर्ग। ये अर्धगोला है इसलिए इसको आधा कर दो, 2 एकम 2 दूनी 4, यानी बचा 2 पाई आर वर्ग वर्ग। अब बचा हमारा सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण पृष्ठ। क्या इसका संपूर्ण और वक्र पृष्ठ एक ही होता है, नहीं।
वहां पे ना नीचे ढक्कन था ना ऊपर, लेकिन इसमें नीचे तो नहीं है ढक्कन, लेकिन ऊपर लगेगा, और किस आकार का लगेगा? वृत्त के आकार का लगेगा जी। तो वाक्य प्रश्न तो हो गया 2πr वर्ग, नीचे ढक्कन है नहीं, नीचे का क्षेत्रफल प्लस ऊपर का क्षेत्रफल होता है वाक्य प्रश्न में, तो इसमें नीचे तो है ही नहीं कोई क्षेत्रफल, ऊपर कवर होगा तो प्लस पाई आर वर्ग। ऊपर का क्षेत्रफल क्या है? ऊपर है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2πr वर्ग और पाई आर वर्ग टोटल हो गए 3πr वर्ग। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले थे, आपने अच्छे से समझे और इस वीडियो को 2 बार देखें। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और कभी भी आपको सूत्र रटकर नहीं जाना पड़ेगा, और आप दूसरों की अपेक्षा बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा लगा, आप बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा मेरा मेंसुरेशन पढ़ाने का तरीका, तो फिर मैं आगे भी इसकी और क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको प्रिज्म पिरामिड की एक क्लास और करा दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।